एपिसोड की शुरुआत होती है और हम जूलिंग को शेन के साथ में देखते हैं। वो दोनों अभी फे के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ की शेन जूलिंग को बताती है कि वहीं पर अभी जायू भी है। तो वो उसे पूछती है कि कहीं वो दोनों डेट तो नहीं कर रहे, पर शेन मुझसे बताती है कि फे उसे ज़्यादा कुछ अपनी लाइफ के बारे में उतना बताती नहीं, थोड़ी प्राइवेट पर्सन है, इसलिए उसे उतना कुछ पता नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद में जूलिंग अपनी असिस्टेंट के साथ में हेयो ग्रुप के बारे में बात कर रही होती है कि वहाँ के कुछ काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर्स ने भी उनकी कंपनी को ही ज्वाइन कर लिया है। दूसरी तरफ हम हेयू कंपनी की ओर देखते हैं, जहाँ की हेटन होता है। वहाँ पर उसके साथ में बाई भी होती है और अब इन दोनों की शादी भी होने वाली होती है। यहाँ पर वो उसे अपनी मॉम को गिफ्ट करने वाला एक सेट दिखाता है, जो कि पूरा डायमंड का होता है। अब वो उसे टच ना करने को कहता है, पर उसके जानते ही बाई उस सारी चीज़ों को पहन लेती है और उसकी पिक्चर्स भी अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है। वहाँ पर जो भी उसकी मॉडल फ्रेंड्स थी, सारे लोग उसे कह रहे होते हैं कि वो शादी करने वाली है, तो वो सबके सामने में पूरा शो ऑफ करती है, ज्वेलरीज वगैरह दिखाती है और कहती है कि हाँ वो अब शादी करने वाली है। तभी वो अपनी असिस्टेंट के फ़ोन में ये सारी चीज़ें चेक करते करते देखती है कि फ़े अभी पेरिस में है। वो उसे पूछती है तो वो उसे बताती है कि हाँ फ़े वहीं पर गई हुई है। वो वहाँ की किसी बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया और वो वहीं पर पढ़ रही है। ये सुनते ही बाई को तो और भी ज़्यादा जेलस फील होने लग जाता है, इसलिए वो वहाँ पर हेटन के पास में जाती है और कहती है कि वो सोच रही है कि वो पेरिस जाए। वहाँ जाकर वो काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइनर से मिलेगी और उनमें से काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर्स को अपनी कंपनी के लिए हायर कर लेगी। अब यहाँ पर हेटन तो कंपनी के बारे में उतना कुछ करना नहीं चाहता था, तो वो उससे कहता है कि ठीक है, फिर तुम जाकर अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स को वहाँ से मेरे कंपनी के लिए लेकर चली आओ। बाय भी इस बात से खुश हो जाती है। अब वो एक फ़ोटोशूट पर जाती है, जहाँ की वो काफ़ी नखरे दिखा रही होती है। वहाँ पर फोटोग्राफर उसके असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर ये है कौन, इतना ज़्यादा एटीट्यूड को दिखा रही है, मॉडल ही तो है। तो वो लड़की उसे कहती है कि ये मॉडल नहीं है, यह अभी कुछ दिनों के बाद में हिटन से शादी करने वाली है और अभी हेयो ग्रुप की मालकिन भी बन जाएगी, इसलिए इतने नखरे दिखा रही है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद बई उस असिस्टेंट को बुलाती है और उसे कहती है कि उसके लिए बहुत सारी ज्वेलरीज और अच्छे अच्छे डिज़ाइनर ड्रेसेस को तैयार करे, क्योंकि वो पेरिस जा रही है। वो पेरिस तो मेनली घूमने के लिए जा रही होती है, क्योंकि फ़े वहाँ पर है। इस बात से उसे जलन हो रही होती है, ना कि वहाँ पर कोई बड़े बड़े डिज़ाइनर से बात करने को। अब अगले सीन में हम फ़े को देखते हैं उसे स्टोर में काम करते हुए, जहाँ की एक लेडी आती है तो वो उन्हें काफ़ी अच्छे से कपड़े के बारे में बता रही होती है, एम्ब्रॉयडरी के बारे में बता रही होती है। वहीं पर मियाँ भी आई होती है। वो उसे इस तरह से काम करते देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है। तभी वहाँ पर मौके पर चौका मारते हुए मिंग भी पहुँच जाता है और वो मियाँ से बात करने लग जाता है। वो उसे अपनी कंपनी के बारे में बताने लग जाता है और उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, हर एक चीज़ों के बारे में बात करता है। वहाँ पर मियाँ उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं ले रही होती है। हालांकि वो जानती है कि वो काफ़ी बड़े कंपनी का मालिक है, पर फिर भी उसके पास और भी काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स आए थे, इसलिए वो अभी मिंगजवान की कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में उतना कुछ सोच नहीं रही होती है। वहाँ पर मिंग उसे काफ़ी कुछ समझाता है, बताता है और फिर कहता है कि वो सोचकर आराम से फ़ैसला ले ले। फिर जब वो आ रहा होता है तो गाड़ी में उसके डैड भी उसे कॉल करते हैं। वो उन्हें बताता है कि मियाँ उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है, पर फिर भी वो कोशिश करते रहेगा ताकि वो उसकी कंपनी के साथ में काम कर सके। डैड भी उसे कहते हैं कि वो उसमें बिलीव करते हैं और वो पक्का ये कर लेगा। अब थोड़ी देर के बाद वो सोचता है कि वो फ़े से मिलने के लिए जाए, इसलिए वो यांग से कहता है कि फ़े के यहाँ पर उसे छोड़ दें। दूसरी तरफ हम फ़े को देखते हैं, जहाँ की उसकी फ्रेंड डुओ डुओ अभी बहुत शॉपिंग करके आई हुई होती है, क्योंकि ब्रेकअप के दुख के बाद में वो तो पूरी पागल ही हो चुकी है, पूरा घूम फिर के हर एक जगह जाती है। फिर वो कहती है कि वो काफ़ी थक चुकी है, इसलिए वो फ़े से कहती है कि वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही है, वो भी पिज़्ज़ा खाएगी। तो फ़े कहती है कि तुम एक और ऑर्डर कर देना एक्स्ट्रा, ताकि वो जाकर जायू को दे सके, क्योंकि वो उसके लिए परेशान थी, वो अभी अभी हॉस्पिटल से जो आया है। तो वहाँ पर वो उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती है। अब फ़े जाती है वो पिज़्ज़ा जायू को देने के लिए। तभी वहाँ पर मिंग भी आ जाता है। मिंग जब डोरबेल बजाता है तो अंदर से डुओ डुओ खोलती है। वो उसे पूछता है कि वहाँ भी फ़े कहाँ पर है, तो वो बताती है कि जायू के यहाँ पर गई हुई थी। अब मिंग जब वहाँ पर जाता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है तो अंदर से वो दोनों साथ में निकलते हैं और फ़े और जायू को साथ में देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। दरअसल फ़े तो बस उसे खाना देने के लिए ही गई हुई थी, पर वो उसे अंदर बुलाता है और उसे कुछ डिज़ाइंस के बारे में पूछ रहा होता है। तो वो लोग वहाँ पर काम के सिलसिले में कुछ डिज़ाइंस चेक करने लग जाते हैं। जायू उसे ये भी बताता है कि वो दोनों लड़के जो उसे परेशान कर रहे थे, उन्हें भी पुलिस ने पकड़ लिया है। वो इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर वहाँ पर मिंग देखता है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लग जाता है। अब तभी उसके पीछे पीछे फ़े भी दौड़ कर जाती है उसे रोकने के लिए, पर जायू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने से मना कर देता है। वो उसे जाने ही नहीं देता। इससे फ़े को और भी गुस्सा आता है। वो उसे धक्का देकर किसी तरह मिंग के पास पहुँचती है, पर मिंग तब तक में गुस्से में वहाँ से चला गया था। अब वो रूम में आके बैठती है तो वो इसी के बारे में सोच रही थी, उसे भी बुरा लग रहा होता है। तभी डुओ डुओ आकर उसे समझाती है। वो उसे कहती है कि यार किसी को भी बुरा लगेगा, तुम खुद को मिंग की जगह पे रख के सोचो ना। वो आधी रात को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आता है और उसकी गर्लफ्रेंड किसी और ही इंसान के घर से निकलती है इतनी लेट रात को,
जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करता है। तो बुरा तो लगेगा ना, तुम ही सोचो, तुम भी होती तो तुम्हें बुरा लगता। फिर वो उसे कहती है कि तुम्हें इसके लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अब वहाँ पर फिर रात में फिर से जाती है और लाइव करती है, पर इस समय तो वो बिल्कुल भी सुन ही नहीं रहा होता है। मिंग उसकी लाइव को भी अटेंड नहीं करता। यहाँ पर फिर उसे कहती है कि उसे गलती हो गई, और वो बताती है कि वो लोग बस डिज़ाइंस के बारे में बात करने को गए थे, वो उसे पिज़्ज़ा देने को गई थी, और वो उसे सॉरी भी कहती है। पर यहाँ पर मिंग ने तो उसका लाइव भी चेक नहीं किया हुआ होता है। अगली सुबह फे जब अपने घर से निकलती है तो देखती है कि उसके गेट पर कुछ रखा हुआ था। वो उसमें चेक करती है तो उसके अंदर में वह लिटिल फॉक्स वाला बुक की लास्ट एडिशन होती है। इसे देखकर वो काफ़ी इमोशनल होती है, क्योंकि ये पक्का उसके लिए मिंग ही छोड़कर गया हुआ होगा। फिर हम मिंग को देखते हैं जो कि फिर से मियाँ से मिलने के लिए गया हुआ होता है। वो फिर से उसे कंपनी पॉलिसीज़ के बारे में बताता है, कंपनी के बारे में बताता है, अपनी डिज़ाइनिंग्स, अपने ट्रेडिशन, सारी चीज़ों के बारे में उसे बताता है। पर यहाँ पर आने से पहले मियाँ ने भी काफ़ी कुछ सर्च किया था और उसे समझ आ गया था कि मिंग की कंपनी काफ़ी अच्छी है, और मियाँ भी ट्रेडिशनल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी। इसलिए धीरे धीरे उसका भी उस कंपनी की तरफ में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया था। और यहाँ पर जब मिंग उसे सारी चीज़ें समझाता है, कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी और हर एक चीज़ वर्किंग कि उनके कंडीशन, सारी चीज़ों के बारे में बताता है, तो मियाँ को काफ़ी इंटरेस्ट आता है, उसे इंटरेस्टिंग लगता है। इसलिए वो कहती है कि वो इसके बारे में ज़रूर सोचेगी। और वहाँ पर उनकी मीटिंग 100% सक्सेसफुल तो नहीं, पर फिर भी 60% अच्छी रही थी। पहले के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी मीटिंग गई थी। अब वहाँ पर मिंग जाते हुए अपने डैड को भी कॉल करता है, उन्हें भी सारी चीज़ें बताता है और कहता है कि अभी तो मीटिंग सही गई है और उसे लग रहा है कि मियाँ मान जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाई किसी और से नहीं बल्कि चैंग से मिलने के लिए आई हुई थी, क्योंकि वो भी उसे हायर करना चाहती थी। चैंग काफ़ी अच्छा डिज़ाइनर था, इसलिए मियाँ उसे बहुत अच्छे अच्छे पॉलिसीज़ के बारे में बताती, कॉन्ट्रैक्ट्स देती, और यहाँ तक कि उसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा दे रही होती है। वो सीधे डबल ट्रिपल के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि वो किसी भी तरह से उसे हायर करना चाहती थी। यहाँ चैंग उसे कहता है कि वो भी इसके बारे में सोचेगा और अगली मुलाकात में शायद वो उसे अपना डिसीज़न बताए। उसके बाद वो लोगों की यहीं पर मीटिंग ख़त्म हो जाती है। दूसरी तरफ हम घर पर देखते हैं कि फे ने सारी चीज़ों को अच्छे से संभाल के रखा हुआ था। वो अब निकलने वाली थी यूनिवर्सिटी के लिए, तो डुओ भी उसे बाय करती है और जल्दी से यूनिवर्सिटी अच्छे से जाने को कहती है। फिर यूनिवर्सिटी में फिर से अपने कपड़े को डिज़ाइन कर रही होती है, जहाँ के उसके टीचर उससे पूछते हैं, तो वो उन्हें सारी डिटेलिंग बताती है कि उसने क्या किया, कैसे किया। उसके टीचर बोलते हैं कि उसे कपड़ों पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और फिर उन्हें भी उसका काम पसंद आता है। अब वो वहाँ पर जिंग के साथ में एक शॉप में जाती है, जहाँ की वो कुछ कपड़े देख रही होती है, एम्ब्रॉयडरी के लिए भी सामान खरीदती है और बहुत कुछ लेकर आती है। अब वो दोनों जब आ रहे होते हैं तभी जिंग उसे कहती है कि वो आर्ट एग्जीबिशन देखने के लिए अभी फे के साथ में नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया है, क्योंकि उन्होंने पहले प्लान किया था कि वो साथ चलेंगे। तभी डुओ उसे कॉल करती है। वो कहती है कि वो आर्ट एग्जीबिशन में उसके साथ आना चाहती है, क्योंकि अभी तो वो पेरिस में अकेले ही है। कुछ समय के बाद वो वापस चाइना भी जा रही है, इसलिए वो घूमना चाहती है। यहाँ पर उसकी बातें सुनकर फे भी बहुत खुश हो जाती है और वो उसे कहती है कि उसे ज़रूर चलना चाहिए, वो लोग साथ में ही चलेंगे। अब हम देखते हैं कि फे जब आर्ट एग्जीबिशन देखने के लिए पहुँचती है तो वो उसके बाहर में वहाँ पर डूडू के लिए वेट कर रही होती है, पर तभी वहाँ पर डुओ नहीं आती, बल्कि वहाँ पर तो मिंग आ जाता है। अब वो मिंग को देखती है, तभी वहाँ पर डुओ का मैसेज आता है। वो कहती है कि मैंने उसे भेजा है और अभी तुम पक्का कुछ करना, फिर से झगड़ा वगड़ा मत कर लेना। तभी वहाँ पर मिंग आता है और वो काफ़ी गुस्से में होता है। वो उसके सामने एकदम रूडली एरोगेंट बन के खड़ा होता है कि मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर वहाँ पर फे उसके पास में जाती है, वो उससे बात करने की कोशिश करती है, पर फिर भी वो काफ़ी रूडली खड़ा होता है। तो फिर वहाँ पर उसे किस करने की कोशिश करती है, पर फिर वो उसे किसी करने नहीं दे रहा होता है। फिर बार बार अपने फीट पे खड़ी होती है, तो वहाँ पे मिंग भी अपने फीट पे खड़ा हो जाता है। वो उसे किसी करने नहीं दे रहा होता है। फिर वहाँ पर उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो पीछे हट जाती है। तो फिर मिंग उसे पकड़ कर किस करता है। उसके बाद वो लोग साथ में एग्जीबिशन भी देखते हैं। तो वो उसे कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रही है, उसने गलत किया, उसे इस तरह से रात में उसके घर पे नहीं जाना चाहिए था। फिर वो उसे कहती है कि कल भी उसने लाइव में सॉरी मांगा था, पर उसने तो चेक ही नहीं किया। यहाँ पर वो फिर से उसे सॉरी कहती है और कहती है कि अभी के बाद में वो कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे कि उसे बुरा लगे। यहाँ पर फिर मिंग उसके लिए एक बुके भी खरीदता है, उसे बुके भी देता है, और दोनों साथ में हैप्पी होकर वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड भी करते हैं। उसके बाद जब वो घर आती है तो डुओ उसे पूछती है कि आज क्या हुआ। वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है। वहाँ पर डुओ कहती है कि तुमने पक्का उसको किस कराना, और वहाँ पर वो और भी ज़्यादा शर्मा रही होती है। डुओ को वहाँ से जाने को कहती है। उसके बाद फे वो कहती है कि मिंग और वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और ये गुड न्यूज़ वो सबको देना चाहती है कि वो दोनों डेट भी कर रहे हैं। वो वहाँ पर कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो मिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी और ये दोनों अब हमेशा ही साथ रहेंगे। मिंग भी ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो काफ़ी खुश होता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल डुओ ने तो एक ही बार उसे कॉल किया था और सीधे बोला था कि वहाँ पर चलना है या फिर नहीं चलना है,
और ये तो दौड़ के तुरंत चेंज करके वहाँ पर पहुँच गया था और वहाँ जाकर फे के सामने में ऐसा दिखा रहा था कि डुओ ने से बहुत बार आने की ज़िद की है, तब जाकर वो यहाँ पर आया है। ये सारी चीज़ें सुनकर वो काफ़ी खुश होता है। उसके बाद मिंग अपनी और फे की पिक्चर को अपने सोशल मीडिया साइट पर डाल देता है और सबके सामने ये लिख देता है कि वो उसे पसंद करता है। वो कंफर्म कर देता है। इसे देख के तो सभी शॉक हो जाते हैं। जू जल्दी से भाग के ये फ़ान को दिखाती है। वो भी देख के एकदम शॉक ही रह जाता है। वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। उधर ये बात जुलिंग को भी पता चलती है और वो तो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है। यही चीज़ मिंग की मॉम भी देखती है और वो भी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो फे के साथ में अपने बेटे को नहीं देखना चाहती थी। दूसरी तरफ फिर हम ज़ायू को देखते हैं जो कि काफ़ी थका था। वो अपने फ्रेंड के पास में आता है तो उसका फ्रेंड कहता है कि उसे शो के लिए जल्दी से डिज़ाइंस तो कंप्लीट करने चाहिए। तो वो बताता है कि उसका हाथ अभी ठीक नहीं है। जब से वो हॉस्पिटल से आया तब से उसका हाथ अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो उसका फ्रेंड उसे कहता है कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना, उसने इतनी जल्दी डिस्चार्ज क्यों ले लिया। तो वो कहता है कि नहीं, उतना भी ख़राब नहीं है, वो काम कर सकता है। उसके बाद वो बाकी के डिज़ाइनर से मिलकर उन्हें डिज़ाइंस के बारे में बता रहा होता है। तभी वो बटिक के बारे में बात करने लग जाता है जो कि कुछ समय पहले उसने और फे ने साथ मिलकर बनाया था। वो उन्हें वो डिज़ाइंस दिखाता है, उसके बारे में बताता है और सारे लोगों को ये आइडिया काफ़ी अच्छा भी लगता है। उसके बाद ज़ायू जब घर पर काम कर रहा होता है तभी उसका असिस्टेंट आता है। वो उसे इस तरह से काम करते देखकर काफ़ी खुश होता है। बोलता है कि फाइनली तुम वर्क मोड में आ ही गए, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो। फिर वो उसे कहता है कि पर ऐसा हुआ कैसे, तुमने मिंग को और फे को साथ में देख लिया, इस वजह से उन दोनों की डेट वाली बात तुम्हें भी पता चल गई। ये सुनकर ज़ायू उससे पूछता है कि हुआ क्या, उसे सही सही बताया। तो उसका असिस्टेंट बताता है कि तुम्हें नहीं पता, वहाँ पर मिंग ने तो अपने सोशल मीडिया साइट पर ये अनाउंस कर दिया है कि वो फे को डेट कर रहा है और सारे लोग इस चीज़ को जानते हैं और वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी लग रहा है। ये सुन के तो जाओ और भी परेशान हो जाता है और गुस्से में अपने असिस्टेंट को डांट के वहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ हम बाई को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट पर ही चिल्ला रही होती है कि आज मीटिंग है और उसने फिर से लेट कर दिया। उसके असिस्टेंट उसे कहती है कि वो तो बार बार कह रही थी कि फ़्लाइट है, पर उन्होंने तो 3 घंटे लगा दिए अपने कपड़े और मेकअप में ही। बाई उस पर चिल्ला कर कहती है कि तुम मुझे ब्लेम करोगी। तो उसके असिस्टेंट कहती है नहीं मैम, गलती तो मेरी ही थी, आप तो हमेशा सही ही रहते हो। उसके बाद बाई जब अपने रूम में होती है तो होटल रूम में भी वो अपने असिस्टेंट पर ही चिल्ला रही होती है क्योंकि चेंग उससे मिलने के लिए आने वाला था और उसे अभी तक ये पता ही नहीं था। फिर वो चेंग से मिलने के लिए एक होटल में भी जाती है। वहाँ पर वो उससे बातें कर रही होती है कि किस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा तो उसे कितने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। वो उसे कहती है कि हेयो कंपनी उसकी बहुत ही अच्छे से खातिरदारी भी करेगी और उसे ज़रूर ही ज्वाइन करना चाहिए। वो उससे बात ही कर रही होती है कि तभी वहाँ पर डुओ और फे भी खाना खाने के लिए आ जाते हैं। डुओ काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रही होती है क्योंकि वो वापस चाइना जाना चाहती है, पर उससे पहले वो कुछ समय घूमना चाहती थी। वहाँ पर वो दोनों भी बातें कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। तभी अचानक से डुओ की नज़र वहाँ पर बे उसके कपड़ों को ठीक कर रही होती है क्योंकि उस पर कुछ गिर गया था शायद, और चेंग उसके हाथ को हटा रहा होता है। तभी वहाँ पर ये चीज़ें डुओ देख लेती है और फिर से उसे गलत समझ लेती है। वो वहाँ पर गुस्से में आकर चेंग पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम फिर से मुझे चीट कर रहे हो, मुझे पता था तुम ऐसे ही हो। फिर भी वो डुओ को समझाने की कोशिश करता है, पर गुस्से में डुओ तो एक थप्पड़ बे को जड़ देती है। बे वहाँ पर काफ़ी गुस्सा होती है और जब वो फे को वहाँ पर देखती है तो वो उस पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि मुझे पता है, इसमें भी तुमने ही कुछ किया है, तुमने जानबूझकर ऐसा किया, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा करती हो। तो चेंग वहाँ पर बात को किसी तरह संभालता है। वो कहता है कि इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है। वो बताता है कि बाई उसकी गर्लफ्रेंड है और उसने शायद गलत समझ लिया। वो वहाँ पर उसे सॉरी कहने लग जाता है और कहता है हम लोग अगली मीटिंग में बात फिक्स करेंगे। सॉरी कहकर वो वहाँ से उन दोनों को लेकर जाता है। अब घर आने पर डुओ फिर से हंगामा कर रही होती है। वो उस पर चिल्ला रही होती है कि उसकी गलती, उसने सब कुछ जानबूझ कर किया। वो अभी उस लड़की को डेट कर रहा है, उसे एक फिर से चाइनीज़ कोई लड़की मिल गई इसलिए उसने इसे छोड़ दिया। वहाँ पर चेंग उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर डुओ तो रूम में जाकर लॉक ही कर लेती है खुद को। फिर वहाँ पर फे उसे समझाती है कि वो डुओ से बात करेगी, चेंग अभी जाकर आराम करे। फिर वो उसे नीचे तक छोड़ने के लिए भी आती है जहाँ की चेंग उसे कहता है कि डुओ जब चाइना जा रही है तो वो यहाँ पर रहकर क्या ही करेगा। वो कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो वो खुद भी चाइना चला जाएगा। वो उससे पूछती कोई ऐसी कंपनी जो तुम्हारे हिसाब से मेरे लिए ठीक रहेगी। तो वहाँ पर वे उसे कहती है कि मिंगजुआन से अच्छी कंपनी कोई नहीं हो सकती। उनके पॉलिसीज़ भी काफ़ी अच्छे, कंडीशंस भी अच्छे हैं, पैसे भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा देते हैं और अभी उनकी कंपनी नंबर 1 पे है। तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा अगर वो उसी कंपनी को ज्वाइन करे तो। तभी वहाँ पर मिंग भी आ जाता है और मिंग वहाँ पर आकर चेंग से कहता है कि वो अच्छे से सोच ले, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं, वो आराम से सोचे, उसे जो ठीक लगे फिर वो वही करे। चेंग भी वहाँ पर उन दोनों को बाय करके चला जाता है। यहाँ पर मिंग अभी फे को बताता है कि वो वापस से चाइना जा रहा है, वो उसे काफ़ी मिस करेगा। वहाँ पर वो भी उसे कहती है कि वो उसे काफ़ी मिस करेगी। अब दोनों साथ में वहाँ पर नाइट वॉक करते हैं, कुछ टाइम तक एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाई वहाँ पर अपने असिस्टेंट को कॉल कर बोलती है कि वो पता लगाए कि अभी फे कहाँ पर काम करती है और उसे उस शॉप के बारे में पता चलता है। तो वो वहाँ पर चली जाती है।
वो वहाँ पर अलग अलग कपड़े पहन रही होती है और बार बार हर चीज़ में वहाँ पर फ़े की हेल्प ले रही होती है। अब वो एक कपड़े पहन कर आती है और वहाँ पर फ़े से कहती है कि वो उसकी सैंडल लेके आए। फ़े वहाँ पर उसके सैंडल लाकर दे देती है, तो वो कहती है कि ये वाली नहीं, न्यू वाली सैंडल लेकर आओ। तो फिर दूसरे सैंडल भी लेकर आती है। अब वो उसे बॉक्स भी खुलवाती है और उसके शूज़ को जब वो निकाल कर दे देती है तो कहती है कि मुझे ये पहना कर दिखाओ। वहीं पर डुओ भी होती है और उससे अब बर्दाश्त नहीं होता। वो गुस्से में आती है और उस पर चिल्लाने लगती है। वो बाई से कहती है कि अगर उसने इस तरह से फ़े को हरास किया तो वो उसका मुँह तोड़ देगी। और यहाँ पर वो दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक दूसरी एम्प्लॉय आकर पूछती है कि कोई परेशानी है तो वो उससे बताए। तभी वहाँ पर फ़े बाई से कहती है कि कैमरा दिख रहा है ऊपर, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, कुछ भी करो और मैं इस कैमरे को पुलिस को दे दूँगी, फिर तुम जानो तुम्हें क्या करना है। मुझे तो कुछ नहीं होगा पर तुम बुरी तरह से फंसोगी। अब ये सुनकर बाई वहाँ पर डर जाती है, तो वो उस एम्प्लॉय को कहती है कि कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ बहुत सही है। और वहाँ पर इसी वजह से उसे और भी सारे कपड़े लेने पड़ते हैं जितना भी उसने वहाँ पर ट्राई करा हुआ होता है, और उसका ही वहाँ पर बैंड बज जाता है। अब हम मिंग को देखते हैं जो कि चाइना पहुँच चुका होता है। वो घर आता है तो देखता है कि जुलिंग भी वहीं पर होती है। अब वो अपने पेरेंट्स के साथ में खाना खाने के लिए जाता है तो जुलिंग भी उनके साथ में खा रही होती है। अब ये सारी चीज़ें देखकर यहाँ पर मिंग सोचता है कि वो सब कुछ यहाँ पर अभी सारे लोगों के सामने में क्लियर कर ही देगा। तो वो बोलने वाला होता है कि वो किसी को डेट कर रहा है और जुलिंग को इन सारी चीज़ों में बार बार घर पे ऐसे इनवाइट करना सही नहीं रहेगा। पर उसकी मॉम बिल्कुल उसे बोलने ही नहीं दे रही होती है। दूसरी तरफ जुलिंग भी उसे कुछ कहने नहीं दे रही होती है और काम के बारे में बताने लग जाती है कि उसने क्या क्या किया, किन किन लोगों से बात किया, उसके एब्सेंस में कितना कुछ संभाला। वहाँ पे उसके डैड और मॉम सारे लोग उसे प्रेज़ कर रहे होते हैं। इस वजह से मिंग वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। वो भी बस उसे प्रेज़ करता है कि उसने काफ़ी अच्छे से काम को संभाला है और उसके बिना कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस भी होता। उसके बाद जुलिंग को जब वो बाहर छोड़कर अंदर आता है तो देखता है कि उसके पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं, जहाँ कि उसकी मॉम चिल्लाकर उसके फादर को कह रही होती है कि उनका बेटा बिल्कुल बिगड़ ही चुका है, वो तो किसी भी लड़की के साथ जा रहा है, वो अब उसे किस तरह से संभाले, अब क्या ही होगा उसके बच्चे का। तब भी वहाँ पर मिंग भी आ जाता है। वो उनके पास में बैठकर उनसे बातें करता है और कहता है कि माँ, आप मुझे इस तरह से फोर्स तो नहीं कर सकते ना। अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ तो मुझे उसे डेट करने दो ना, मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। आप ज़बरदस्ती जुलिंग से मेरी शादी कराने पर क्यों लगे हुए हो। तो उसकी मॉम उसे डांट रही होती है, कह रही होती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, जुलिंग हर एक तरीके से तुम्हारे लिए परफेक्ट है और उस लड़की के बारे में तो सोचना भी मत, फ़े जो भी है, मैं उसे कभी भी अपनी बहू नहीं मानूंगी। यहाँ पर मिंग उन्हें समझाने की कोशिश करता है तो उसकी मॉम उसे एक थप्पड़ मार देती है, इस पर कि मिंग अपने डैड की तरफ देख के कहता है कि देख रहे हो ना पापा, आपकी वाइफ अब दूसरे लोगों को पीटने भी लगी है। उसके बाद वो वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके पापा अब उसकी मॉम को कहते हैं कि तुम्हें इस तरह से अपने बच्चे से बात नहीं करना चाहिए, वो अब अडल्ट हो चुका है, इसलिए तुम्हें भी तो समझने की ज़रूरत है। अब मिंग के डैड मिंग के पास में जाते हैं और वो उसे भी जाकर समझाते हैं। वो कहते हैं कि वो औरत जैसे अभी तुम बहस करके रहे हो वो तुम्हारी मॉम है, तुम्हें भी तो समझना चाहिए, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। फिर वो उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब जाओ उनके लिए एक अच्छे से खाने की कोई डिश लेकर जाओ और उनसे सॉरी बोलो। अब मिंग भी कहता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अपने वाइफ से, नहीं। फिर वो अपनी मॉम के लिए एक अच्छी सी डिश लेकर उनके पास में बातें करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम इधर जूली को देखते हैं जो कि अपने घर आती है और वो सीढ़ियों से चढ़कर अपने रूम पर जा रही होती है, पर वो चढ़ नहीं पाती और वहीं पर रुक जाती है और बहुत रोती है। उसका बहुत ही बुरा वाला मेंटल ब्रेकडाउन होने लग जाता है, काफ़ी रोती है वो वहाँ पर। फिर हम पेरिस का सीन देखते हैं जहाँ की वे अभी डुओ के साथ में होती है। डुओ अपना सारा सामान पैक कर लेती है और अब वो चाइना जाने वाली होती है। तो वहाँ पर जो आदमी सारे सामान को शिफ्ट कर रहा होता है वो उसे चाइनीज़ में कह रही होती है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई भी मेरे पास नहीं है, अब तो मैं यहाँ से भी जा रही हूँ, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। और ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर फ़े काफ़ी हंस रही होती है। वो आदमी पूछता है कि ये क्या कह रही है, तो वो फिर उसे फ्रेंच में समझाती है। वो उससे कहती है कि इसको एक हक चाहिए, एक हक दे दो इसको। इसलिए वो आदमी उसे गले लगा लेता है, जिससे देख कर कि वहाँ पर तो वो एकदम शौकी हो जाती है डुओ कि कर क्या रहा है। फिर वो रूम में आती है तो फिर अब वो कहती है कि वो चेंग से कभी भी बात नहीं करेगी। तब यहाँ पर उसे वो अच्छे से समझाती है। फिर उसे कहती है कि चेंग तुम्हारे लिए इतनी बड़ी जॉब, इतनी ज़्यादा सैलरी, सब कुछ छोड़कर चाइना जा रहा है, तुम्हारे लिए वो वहाँ पर एक कंपनी में एज अ एम्प्लॉय काम करेगा, खुद का ब्रांड भी यहाँ पर सेटअप नहीं कर रहा है, तुम्हारे लिए वो कितना बड़ा सेक्रीफाइस दे रहा है तुम्हें पता भी है, इसलिए जाकर उससे बात करो और सब कुछ ठीक करो। फिर जब वो बाहर आती है तभी वहाँ पर उसे जायू भी मिल जाता है। वो उससे पिछले दिन के लिए सॉरी कहता है और बताता है कि अभी वो एक बहुत बड़े शो में जो डिज़ाइन उसे पसंद है, बतिक डिज़ाइन, उस पर ही डिज़ाइनर क्लॉथ्स बनाने वाला है। वो कहता है कि वो अगर चाहे तो असिस्टेंट बन सकती है, क्योंकि वो चाहता है कि वो इस काम में उसकी हेल्प करे। वो उसे कहता है कि अभी डुओ भी जा रही है तो वो उन दोनों के लिए मील भी खरीदना चाहता है। फिर उसे कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से निकल कर चली जाती है। हम अब फ़ान को भी देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को कर रहा होता है। अब जब वो वहाँ से आता है तो एक लड़की उसके पास में आती है। वो उसे वाटर बॉटल देती है पानी पीने के लिए, क्योंकि उसे प्यास लगा था।
अब उसके बॉटल से वो पानी पी लेता है। तभी उधर पीछे से जू आती है, जो कि उसके लिए 2-2 बॉटल्स लेके आई थी। जब वो देखती है कि वो किसी और की बॉटल से पानी पी रहा है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से जाने लग जाती है। अफ़ान उसके पीछे पीछे जाता है, वो उसे पूछता है कि आखिर वो गुस्सा क्यों है, हुआ क्या है? तो वो फिर उसे कहती है कि वो उस लड़की से बस दूर रहे। तो वो पूछता है किस वजह से? तो वो कहती है कि मुझे वो पसंद नहीं है, बस इस वजह से, तुम उससे बात मत करो ना। तो अफ़ान हंसने लगता है और कहता है कि बस इतनी सी बात थी, इतनी सी बात के लिए तुम इतनी देर से मुझसे गुस्सा थी। फिर वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं उससे बात नहीं करूँगा, अभी तो खुश हो ना। दूसरी तरफ ऑफिस में हम जूलिंग को देखते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट को बुलाती है और कहती है कि तुम काफ़ी दिनों से कहीं घूमने जाना चाहती थी ना, फॉरेन कंट्री। ठीक है, तो मैं तुम्हें छुट्टी पे भेज रही हूँ और कंपनी ही पे करेगी, कुछ दिन जाके कहीं बाहर घूम फिर लो। अब अगले दिन मिंग जब ऑफिस में आता है तो देखता है कि सारे लोग वहाँ पे जूलिंग के लिए वेट कर रहे होते हैं। जूलिंग का तो कहीं पे कुछ अता पता ही नहीं था। वो लोग हर जगह उसे ढूंढते हैं, पर उसे तो पता ही नहीं था कि जूलिंग आखिरकार गई कहाँ है। अभी सारा काम पेंडिंग था और पूरा ऑफिस तहस नहस हो चुका था, हर एक चीज़, हर एक काम, क्योंकि जूलिंग आधे से ज़्यादा काम को संभाल रही होती है। और अचानक से सब कुछ होने की वजह से पूरे ऑफिस में अफरा तफरी हो गई थी। जुलिंग का तो कहीं कुछ अता पता ही नहीं था, सारे लोग परेशान हो चुके थे। यांग भी पागल हो चुका था सब कुछ हैंडल करते करते। फिर वो मिंग से कहता है, तो मिंग उससे कहता है कि जितनी भी फाइल्स है, जो भी है, जो भी काम है, हर एक चीज़ मेरे पास में भेज दो। और फिर वो रात रात भर जगकर उन सारे काम को करने लगता है, क्योंकि अगले एक दिन के बाद ही उसे ये सारी चीज़ों के लिए प्रेजेंटेशन देना था, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना था, बहुत सारे लोगों से मिलना था। वो इसलिए वो रात रात भर जगकर दिन तक पूरे काम करता है। उसके बाद फिर वो फ़े से भी बात करता है। फ़े उसे कहती है कि तुम आज इतनी जल्दी कैसे जग गए? तो फिर वो उसे कहता है कि वो रात भर सो ही नहीं पाया। फिर उसे समझाती है कि कोई परेशानी है? तो वो उसे कहता है कि कोई परेशानी नहीं है, बस कुछ काम था। फिर वो उसे डुओ डुओ के बारे में पूछता है। तो वो कहती है कि डुओ डुओ चली गई। दरअसल कल ही डुओ डुओ जाने वाली थी और वहाँ पर उसके साथ में चेंग भी था। डुओ डुओ तो बिल्कुल जा ही नहीं रही होती है, पर ज़बरदस्ती वहाँ पर फ़े उसे बिठाती है और चेंग भी उसे लेकर जाता है। और वहाँ पर फ़े उसे समझाती है कि जाते जाते रास्ते में पक्का दोस्ती कर लेना दोनों। और यहाँ पर फ़े मिंग को भी बताती है कि जाते जाते उन दोनों में फिर से दोस्ती हो जाएगी। यहाँ पर फ़े उसे कहता है कि अगर उसे घर में अकेले परेशानी हो, कुछ हो, तो वो उसे बता दे। तो वो कहती है कि चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी फ्रेंड कॉलेज वाली जो कि जिंग है, वो उसके साथ में ही यहाँ पर शिफ्ट करने वाली है, इसलिए वो टेंशन ना ले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूलिंग की असिस्टेंट उसे कॉल भी करती है। वो पूछती है कि वो क्या कर रही है और ऑफिस की अभी कितनी ज़्यादा हालत ख़राब है। तो जूलिंग तो एक किसी जगह पे गई हुई होती है और आराम से वो इंजॉय कर रही होती है, वहाँ पे रह रही होती है, खा रही होती है। वो कहती है कि वो जानबूझ के ये सब कुछ छोड़ कर आई है, ताकि मिंग को भी तो पता चले कि उसके बिना मिंग कितना ज़्यादा अधूरा है। अब हम जायू को देखते हैं, जो कि वहाँ पर मैसेज करता है फ़े को, क्या वो सो गई, पर उसके मैसेज का फ़े कुछ भी रिप्लाई नहीं करती। वो खिड़की पर भी जाकर उसके लिए देखता है, पर वहाँ पर भी पर्दे लगे हुए थे। फिर वो उसके डोर के पास में जाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है फ़े, तुम अंदर ही हो, जो तुमसे बात करनी है, एटलीस्ट बात तो कर लो। पर लेकिन फ़े उसे कहती है कि उसे कुछ भी बात नहीं करनी है, इसलिए वो जा सकता है। अब वो सोने के लिए जा रही है और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जायू को बुरा लगता है, पर वो चुपचाप अपने रूम में आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेटन अभी किसी गेमिंग कंपनी के ओनर से कुछ बात कर रहा होता है। तभी उसे बाई का कॉल आता है। वो बाई से बात करता है। बाई वहाँ पर आराम से अपने रूम में पड़ी हुई होती है, पर जब वो उसे वीडियो कॉल करने लग जाता है तो वो जल्दी से जाके ऑफिस में बैठ जाती है और ऐसा प्रिटेंड करने लग जाती है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है काम में। फिर वो उसे कहती है कि वो छेंग को तो नहीं मना पाई कंपनी ज्वाइन करने के लिए, पर वो अभी मिलने के लिए जाएगी जाओयू से। उसे पता चला है कि वो भी अभी यहीं पेरिस में ही है और वो उसे कोलैब करने के लिए मनाएगी। हिटन उसे कहता है कि जायू कभी भी नहीं मानेगा, पर बाई उसे कहती है कि वो ट्राई तो कर सकती है ना, वो एक बार ज़रूर ट्राई करेगी, वो उसे मनाने की कोशिश करेगी। उसके बाद हम अगले सीन में फिर से मिंग को देखते हैं, जो कि ऑफिस में का सारे काम को कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पर यांग जब आता है वो देखता है कि सारे काम उसने कंप्लीट करके रखे हैं, तो उसे लगता है कि इसने किसी नए असिस्टेंट को तो हायर नहीं कर लिया, क्योंकि यांग को तो पता ही नहीं है कि इतना काम आखिरकार इसने अकेले ऐसे कर कैसे लिया। यांग उसे पूछता है कि उसने ये सारा काम किया है, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है और कहता है कि मैंने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी चेक कर लिए हैं, साइन भी कर दिए, काफ़ी लोगों से बात भी कर लिया है और मीटिंग जो है आज की, वो सारी चीज़ें काम पर ही होगी, जिस तरह से हमने डेट फिक्स किया था उसी डेट पर होगी, उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मिंग जाता भी है, काफ़ी लोगों से मिलता भी है, बातें भी करता है और अकेले ही वो सारी चीज़ों को संभाल लेता है। उसके बाद फिर वो किसी जगह पर जाता है, वो किसी के डोर पे नॉक करता है। जब वो इंसान डोर खोलता है तब हमें पता चलता है कोई और नहीं बल्कि जूलिंग ही थी। मतलब कि मिंग को पता था कि जूलिंग कहाँ गई हुई है। वो उससे बात करता है, फिर वो उसे कहता है कि उसने सारे काम को सही सही कर लिया। ये सारी चीज़ें जानकर जूलिंग परेशान हो जाती है। वो कहती है, तुम यहाँ पर मुझे ढूंढते हुए क्यों आए हो? तुम अब मुझे काम से भी निकालने वाले हो? जिस पर कि वो कहता है कि वो उसे कभी काम से नहीं निकालेगा। इस कंपनी पर भी उसका भी बहुत ज़्यादा हक है और उसने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है इस कंपनी को यहाँ तक लाने के लिए। पर वो जो सोच रही थी कि अगर वो चली जाएगी कंपनी से तो कंपनी इस तरह से बिखर जाएगी,
मिंग की कंपनी उतनी भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। वो वहाँ पर उसे डांटता है और कहता है कि वो इतनी ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है, कंपनी को इस हालत में छोड़कर वो कैसे आ सकती है। उसे पता भी है कितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स उसने इस तरह से जाने दे दिए। अगर वो सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होते, उन सारे लोगों के साथ में मीटिंग नहीं होती, तो पूरी की पूरी कंपनी ही बर्बाद हो जाती। यहाँ पर जोलिंग को काफ़ी बुरा लग रहा होता है, पर वो कुछ भी नहीं कह पा रही होती है। और यहाँ पर मिंग उसे सारी चीज़ें बस सुनाया जा रहा होता है कि उसने कितना कुछ गलत किया। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।